मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल सीजन में चल रहे अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में खुलासा हुआ कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड, म्यूल बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट सट्टा संचालित कर रहे थे। गिरोह का नेटवर्क गोवा समेत कई राज्यों तक फैला था। रोजाना 10 से 15 लाख और महीने में 4 से 5 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन की जानकारी मिली है। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड, दस्तावेज और नकदी जब्त की है। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग ऐप क्रिक प्लस के माध्यम से क्रिकेट सट्टा खिलाए जाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक इनका अंतर्राज्यीय जो नेटवर्क था उसका भंडाफोड़ किया गया है। इसमें अमन अली, हुसैन अली खुर्सीपार के रहने वाले थे। इन लोगों ने म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराया, एटीएम पासबुक उपलब्ध कराया। जब इनकी गिरफ्तारी तय हुई उसके बाद इनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी गोवा से पकड़े गए, राहुल रंगवानी, सोविंद यादव और संदीप लापसे। कुल 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2,70,000 रुपए जब्त किया गया है और 3 नग लैपटॉप, 26 मोबाइल फोन, 45 बैंक पासबुक, 76 एटीएम, 10 चेकबुक, 1 वाईफाई राउटर, 5 सिम कार्ड, 2 आधार, 2 पैन कार्ड को भी जब्त किया गया है। इनसे जब्त जो एटीएम है उसके ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है, पासबुक मिले हैं उसके ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। अभी इसमें अग्रिम विवेचना की जाएगी। बैंक प्रबंधन की गतिविधियों को लेकर किस तरह? निश्चित रूप से इसमें भी जो पासबुक मिले हैं 45 नग, उसमें जांच किया जाएगा। ये भी हमारा विवेचना का पार्ट है कि ये जब इतनी बड़ी बड़ी रकम राशि उसमें अंतरित हो रहे थे तो उसने क्या एक्शन लिया। दुर्ग जिले के एसटीएफ कॉलोनी में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। आरोपी महिला सरोजनी भारद्वाज ने आरक्षक ललितेश यादव के घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में आरक्षक की पत्नी रानी यादव और 9 वर्षीय बेटे आदित्य यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटी तानिया यादव गंभीर घायल है और आईसीयू में भर्ती है। एक अन्य बच्ची ने बाथरूम में छिपकर जान बचाई। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध और आपसी विवाद की बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है। स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र के कातुल बोर्ड स्थित एसटीएफ कॉलोनी के डी ब्लॉक में D15 में एसटीएफ के आरक्षक ललितेश यादव रहते हैं। ललितेश यादव के मकान में D15 में उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे ये रहते हैं। आज 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में प्रातः ललितेश यादव रिजर्वेशन के काम से रेलवे स्टेशन दुर्ग गए हुए थे। उसी दौरान सरोजनी भारद्वाज नाम की महिला उनके घर में बलात् प्रवेश की। उनकी पत्नी और बच्चों से लड़ाई झगड़ा के दौरान जो सरोजनी भारद्वाज है आरोपिया, उसके द्वारा ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उनकी बिटिया है नैना यादव और उनका जो पुत्र है 8 वर्षीय आदित्य यादव, इन तीनों पे चाकू से संघातित वार किया जा करके और काफ़ी चोटें पहुंचाई गई। घटना में नैना यादव जो ललितेश यादव की पुत्री है उसके द्वारा शोरगुल मचाने पर आसपास के पड़ोसी जब वहाँ पे इकट्ठा हुए तो उनके द्वारा ये देखा गया कि जो आरोपिया है सरोजनी भारद्वाज वो हाथ में चाकू लिए हुए उनके घर के अंदर थी और पूरे चाकू मार मार करके चाकू से उसने नैना यादव को, आदित्य को और जो ललितेश की पत्नी रीना यादव, उन तीनों पे उसने कई वार करके उनको घायल कर दिया था। पड़ोसियों की सहायता से तत्काल सभी तीनों जो घायल व्यक्ति थे, रीना यादव, आदित्य और नैना जो 12 वर्षीय बच्ची है, तीनों को हाईटेक हॉस्पिटल में उपचारार्थ भर्ती करवाया गया था, जहां पे इलाज के दौरान आदित्य यादव 8 वर्षीय और रीना यादव इन दोनों की दुखद मृत्यु हो गई है। प्रकरण में स्मृतिनगर पुलिस के द्वारा हत्या एवं हत्या के प्रयास के तहत आरोपिया सरोजनी भारद्वाज के विरुद्ध अपराध कायम किया गया है। प्रकरण में एफएसएल टीम को तत्काल बुला करके और घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। साथ ही जो आरोपिया है उसको अभिरक्षा में लिया जा करके उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। महिला कहाँ की रहने वाली थी, पहले से परिचित थी? महिला मूलतः जांजगीर चांपा की रहने वाली है और वर्तमान में जो जानकारी वहाँ के आस पड़ोस के लोग बताए उसके हिसाब से वो कल 3 बजे भी आई थी वहाँ पे, जिसको ललितेश यादव द्वारा समझा बुझा करके वापस भेज दिया गया था। घटनास्थल के निरीक्षण और घटनास्थल में जो वस्तुस्थिति है, जो साक्ष्य हैं, उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि महिला प्री प्लान करके और
वहाँ आई है घर में, और घर में ललितेश यादव की पत्नी रीना यादव और उसके 8 वर्षीय बालक की उसके द्वारा चाकू मारकर हत्या की गई। न्यायधानी बिलासपुर से महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला बिलासपुर शहर द्वारा रविवार को जिला स्तरीय जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधन का लोकसभा में पारित न होना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं को मजबूत बनाने वाले इस अहम विधेयक का विरोध कर उसे कमजोर करने की कोशिश की है। महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि यह सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि देश की महिलाओं का सम्मान, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी दिलाने का मजबूत संकल्प है। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन में विपक्ष के खिलाफ तीखा आक्रोश भी देखने को मिला। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और सच्चाई बताएगी। कार्यक्रम में आगामी जन जागरण अभियान को लेकर रणनीति भी तय की गई, जिससे महिलाओं की आवाज और मजबूत हो सके। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा अवस्थी जी के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यालय में जन आक्रोश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हम सब बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी और आपके जो उनके सहयोगी दल थे, जो हमारा 16 अप्रैल को जो लोकसभा विधानसभा में पेश किया गया था महिला आरक्षण बिल, जो उन्होंने पास नहीं किया, तो उनकी मानसिकता झलक रही है। उन्होंने नारी शक्ति का अपमान किया है और उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इसी उपलक्ष्य में हम महिला मोर्चा सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, जन आक्रोश सम्मेलन कर रहे हैं। जनता के बीच भी जाएंगे मुद्दों को लेकर? हाँ, बिल्कुल जाएंगे और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हमें पूरा विश्वास है, वो आगे चल के हम ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि जब ये जो आक्रोश हम लोग रैली निकाल, आज सम्मेलन हो रहा है महिलाओं का, आक्रोश में हो रहा है, क्योंकि जो मोदी जी ने जो आरक्षण हम लोग को दिया है उसके विरोध में बहुत महिलाएं खड़ी हो गई हैं। हम चाहते हैं कि उसका विरोध हम लोग जम के करेंगे, क्योंकि हमारा अपमान हुआ है, महिलाओं का हर जगह अपमान हुआ है और ये हम होने नहीं देंगे। हम इसका डट के सामना करेंगे और हम आरक्षण ला के ही रहेंगे। इसके लिए हम तत्पर हैं, इसीलिए हम लोग आज ये सम्मेलन के लिए माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे। बिलासपुर में भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 133वें संस्करण को बड़े ही उत्साह के साथ सामूहिक रूप से सुना गया। बड़ी स्क्रीन पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और पूरे ध्यान से प्रधानमंत्री के संदेशों को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विषयों पर बात करते हुए देशवासियों से जन भागीदारी, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि मन की बात देश को नई दिशा देने वाला एक मजबूत माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विचार समाज में जागरूकता लाने और लोगों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का काम करते हैं। कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री के संदेशों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान भाजपा कार्यालय में ऊर्जा और उत्साह का माहौल बना रहा। आज हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात हम लोगों ने सब बहनें बैठकर सुने, जिसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी विषयों पर, जैसे खेल के ऊपर है और जो आपके जो जन कल्याण योजनाएं हैं और जो सभी योजनाओं पर सभी पर उन्होंने प्रकाश डाला और सब हम बहनें मन की बात सुने और उस पर हम सभी अमल करेंगे। छत्तीसगढ़ शासन की राजगामी संपदा न्यास की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू ने माता बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन कर माता का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर डोंगरगढ़ पहुंचने पर साहू समाज के तहसील एवं नगर पदाधिकारियों सहित भारतीय जनता पार्टी डोंगरगढ़ मंडल के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। श्रीमती पूर्णिमा साहू ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, जिला अध्यक्ष कोमल राजपूत एवं पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता और महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि राजगामी संपदा पूर्व शासक राजा दिग्विजय दास की धरोहर है, जिसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। उन्होंने अपने दायित्व को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का संकल्प लेते हुए कहा कि राजा दिग्विजय दास के स्वप्नों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
राजगामी संपदा के अभी वर्तमान में आप हाल ही में अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद में माता बमलेश्वरी के दर्शन पर आए हैं। क्या कुछ आपको जिम्मेदारी मिली है, उसकी जानकारी दीजिए। पहले तो माँ बमलेश्वरी के श्री चरणों को मैं बारंबार नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही आप डोंगरगढ़ के समस्त वासियों को प्रणाम करती हूँ और आपके चैनल को भी प्रणाम करती हूँ। मुझे जो हमारे माननीय यहाँ के छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हमारे मुखिया व आशीर्वादक डॉक्टर रमन सिंह जी, वर्तमान हमारे सांसद संतोष पांडे जी और हमारे सभी वरिष्ठ जन, माननीय जिलाध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत जी, सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव सिंह जी, वर्तमान में प्रदेश महामंत्री संगठन में आदरणीय पवन साय जी, हमारे यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ शासन को निर्देशित किया और उनके राह पर चल रही विष्णुदेव सरकार, सभी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई देती हूँ कि मुझे इस छोटी सी कार्यकर्ता को इस योग्य समझा और राजगामी संपदा का मुझे अध्यक्ष बनाया, सेवा का अवसर दिया। अभी राजगामी संपदा के जो दिग्विजय राजा दिग्विजय दास जी थे, उनकी पुण्यात्मा के लिए कार्यक्रम आयोजित की गई, लेकिन उनके मठ को देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकार या वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो हाल ही में देखा गया कि कचरे से भरा हुआ था। इसे आप किस तरह से देखते हैं, इसे किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे और उनके नामों को उजागर करेंगे? आप चैनल वाले को धन्यवाद देती हूँ कि आपने स्मरण कराया कि ये महंत वही दिग्विजय दास जी की विरासत है जिसके बदौलत हमारा संस्कारधारी राजनांदगांव फल फूल रहा है। फिर तत्काल जो है हमारे कार्यकर्ता जो गए और स्वच्छता अभियान में जुटे और बहुत अच्छे से वहाँ पे व्यवस्था संभाले और इतना अच्छे से कल 25 अप्रैल को महंत दिग्विजय दास जी की जयंती मनाए, हर्षोल्लास के साथ माल्यार्पण किए, संगोष्ठी किए, शरबत वितरण किए जगह जगह। इस प्रकार से हमने जयंती मनाई और महंत दिग्विजय दास जी की हमने ये श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी 2.5 साल आपके पास बचे, किस तरह से आप आगे कार्य करेंगे पूरे राजनांदगांव सहित अन्य राजगामी संपदा को लेकर के? मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे पूज्य महंत दिग्विजय दास जी ने जो सपना देखा था जनता के आखिरी तक से, समाज के अंतिम छोर तक से व्यक्ति को लाभ पहुँचे और उनकी संपत्ति का सही सदुपयोग हो, संवर्धन हो, संरक्षण हो, इस ओर मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी और सेवा करूंगी, जनता के बीच में विश्वास अर्जित करूंगी। यही माता रानी बमलेश्वरी से प्रार्थना करने आई, आशीर्वाद देने आई। बिलासपुर में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला स्तरीय पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान बिलासपुर महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी और राजनांदगांव की पूर्व महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। हेमा देशमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सरकार परिसीमन और जनगणना का बहाना बनाकर इसे टाल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौजूदा सीटों पर ही 33% आरक्षण लागू किया जा सकता है तो फिर देरी क्यों की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार चाहती तो संशोधन कर इस कानून को तुरंत लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण की समर्थक रही है और पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और अब जनता के बीच जाकर सच्चाई सामने लाएगी। आज बिलासपुर में न्यायधानी बिलासपुर शहर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन बिल में जो संशोधन किया करने की कोशिश की गई, उस विषय का विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा। और इस विषय को जिस तरह बीजेपी और केंद्र की सरकार जो बैठी हुई है, वो लगातार ये प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी है। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले ही समर्थन दे दिया है इस बिल पे। 2023 में सभी विपक्षी दलों ने इसको पास किया था, बिल बना, कानून बनी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पे दस्तखत किया और उसमें लागू करने के लिए आगे प्रक्रिया बढ़ाया गया। उस समय केंद्र की सरकार ने उस अध्यादेश में 2 खंडिकाएं जोड़ दिया था।
पहला जनगणना, दूसरा परिसीमन। उस समय कांग्रेस ने कहा था कि दोनों कंडिकाएं हटाए जाए और 542 सीट पे ही लागू किया जाए महिला आरक्षण है, ताकि अभी 2024 जो चुनाव निकल चुका 25 में उसमें फायदा मिल सके और महिलाओं को 33% आरक्षण में निकले। लेकिन नियत नहीं थी उस समय भाजपा की, मोदी सरकार की नियत नहीं थी देने की आरक्षण। उन्होंने इसलिए उस समय 2 कंडिकाएं जोड़ दिया। जब नियत नहीं थी तो उन्होंने जनगणना नहीं कराया। अब पहला कंडिका को छोड़ के दूसरी कंडिका परिसीमन बिल पे पीछे से संशोधन करने की कोशिश की। जब उन्होंने आरक्षण बिल के बहाने परिसीमन बिल को संशोधन करने की कोशिश, और इसी बिल का कांग्रेस ने और विपक्ष में बैठे लोगों मेरे सभी साथियों ने मिलकर एक साथ इसका विरोध किया और कहा कि हम 2023 की जो कानून बने हुए उसका समर्थन करते हैं। आप महिला आरक्षण बिल 542 सीट पे लाइए, आप परिसीमन बिल ला के इस सीट को 850 सीट करने की कोशिश मत करिए और महिला आरक्षण के बिल के माने पीछे से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के किसी है। तो कांग्रेस कभी महिला विरोधी नहीं रही, हमेशा उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। हमारे राजीव गांधी जी की सोच थी, उन्होंने 72वें 74वें संशोधन के तहत पंचायती राज के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया। पंचायतों में 33% आरक्षण मिला। आज 15 लाख महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या लगता है आगे चलकर सामंजस्य बैठ पाएगा? तो बात करानी। मैं तो न्यायधानी के पत्रकार साथियों को कहना चाहूंगी कि आप खुद ही देखिए, बिल आरक्षण बिल पास होना और परिसीमन बिल पास होना, आप अपनी अगर न्यूज में दोनों बिल को अलग करें तो निश्चित रूप से जनता तक सही मैसेज जाएगा कि आरक्षण बिल क्या होता है और परिसीमन बिल क्या होता है। अगर आरक्षण बिल के माध्यम से परिसीमन बिल की अगर सोच को रखेंगे तो कभी पारित नहीं। अभी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, क्या लगता है नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्यों नहीं। और भाजपा पार्टी अपने ही तो गिन ले, तमिलनाडु उन्होंने अभी चुनाव कितनी प्रतिशत महिलाओं को दिया, उन्होंने 5%, उन्होंने बंगाल में दिया कितनी प्रतिशत महिलाओं को दिया। अरे वो अपनी सोच को बदल ले, वो खुद तो दे दी 33% सीट, वो खुद नहीं देती महिलाओं को चुनाव में सीट। तो महिला आरक्षण बिल की जो पास है उसको लागू करने में उनकी पीड़ा हो रही, वो नहीं चाहते कि महिलाओं का नेतृत्व क्षमता बढ़े। कांग्रेस हमेशा नेतृत्व क्षमतावान है। उनकी अगर पहली प्रधानमंत्री देखो तो आप इंदिरा गांधी है, पहली राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल है, पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है। आप कहाँ कहाँ जाएंगे? सभापति देखिए मीरा कुमार है। आप इतिहास देख लीजिए। अगर किसी को लाभान्वित करना, महिलाओं को अगर किसी ऊंचाइयों को पहचाना है तो कांग्रेस करेगी। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर देश भर में एक साथ बड़ा अभियान देखने को मिला। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ सेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सभी तहसील कार्यालयों में पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसी कड़ी में न्यायधानी बिलासपुर तहसील कार्यालय में भी केंद्रीय टीम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर अपनी मांग दर्ज कराई। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा में गाय का विशेष महत्व है। उनका कहना है कि यह केवल आस्था का नहीं बल्कि संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय है। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रशासन को 75 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा के भीतर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और अनशन का रास्ता अपनाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस 7 मांग पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह मुद्दा आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन बनेगा। संपूर्ण भारतवर्ष के 5410 तहसीलों से आज प्रार्थना पत्र दिया गया है गौ सम्मान आह्वान अभियान के तत्वाधान में, जिसमें सभी तहसीलवासी अपने अपने तहसील में प्रार्थी हस्ताक्षर पत्र में हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी एवं मुख्यमंत्री के नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें मुख्य मांग है गौ माता की सेवा, सुरक्षा, सम्मान। इन 3 विषय को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष में गौ हत्या बंद करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने का मांग किया गया है और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए कहा गया है। हमारी केंद्रीय टीम 75 दिन केंद्र सरकार से सात्विक संवाद लोकतांत्रिक दायरे में रह के करेगी, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और 75 दिन बाद यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार
गौ हत्या बंद करने के लिए केंद्रीय कानून नहीं बना पाते हैं, तो 10 जुलाई को हम 15 दिन की तैयारी करके भारत के 790 जिला से फिर से प्रार्थना पत्र देने जाएंगे और उस समय और बड़ी संख्या में लोगों का हस्ताक्षर अभियान पूर्ण करके हम पहुंचाएंगे। और यह अभियान तब तक बंद नहीं होगा जब तक भारत भूमि से गौ हत्या के कलंक को मिटा नहीं दिया जाता। और आखिरी रास्ता आज से 10 माह बाद अनशन का रहेगा, अंतिम रास्ता अनशन है। हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं सरकार से। प्रार्थना के द्वारा लोकतांत्रिक दायरे में रह के सरकार को मनाया जा रहा है। बोलिए गौ माता की जय। पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम अतुल सिंह ठाकुर है। मैं बिलासपुर जिला का गौ सम्मान आवाहन अभियान का जिला प्रचारक का मेरा दायित्व है। आज हम पूरे बिलासपुर से लगभग 25,000 के आसपास हम प्रार्थना पत्र जो है, हम प्रार्थना पत्र लोगों के साइन लेकर के माननीय राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम पर यहाँ पर हम प्रार्थना पत्र सौंपे हैं कि संपूर्ण भारत से जो है गौ हत्या बंद हो, गौ माता को सम्मान मिले। और इसके बाद पर यदि सरकार 3 माह का हमने समय दिया, 3 माह के भीतर में सरकार यदि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं देती है तो 3 माह बाद में पुनः हम यूं ही पैदल आकर के फिर से प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 महीने का समय दिया जाएगा और 3 महीने बाद में फिर रायपुर जो मुख्य कार्यालय है, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम फिर से ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन 3 महीने पर फिर समय दिया जाएगा और 3 महीने बाद में फिर दिल्ली पर अनशन होगा, जिस अनशन पर साधु संत जो है उस अनशन पर बैठेंगे। बिलासपुर जिले का व्यापार बिहार शहर का सबसे बड़ा और व्यस्ततम मार्केट माना जाता है, जहां करीब 400 से अधिक दुकानें संचालित हो रही है। यह क्षेत्र शहर की व्यावसायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इसी बाजार में कई दुकानदार नियमों को दरकिनार कर मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अवैध रूप से सेट टीन और पक्का निर्माण निकालकर सड़क और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे न सिर्फ यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि आम लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर तो हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़कें सकरी हो गई है और बाजार में जाम की स्थिति बनती रहती है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दुकानों के बाहर लगे अवैध सेट और अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। निगम की इस कार्रवाई की खबर मिलते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कई दुकानदार सामने आए और उन्होंने निगम से कुछ समय की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि वे स्वयं अपने सेट हटाने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें थोड़ा समय दिया जाए ताकि वे व्यवस्थित तरीके से इसे हटा सके और किसी तरह का नुकसान न हो। उसमें व्यापारी संघ के साथ बैठक हुई है, जोन कमिश्नरों के, उनके द्वारा वहाँ पे समय मांगा गया है कि कितने सेट को जो आगे बढ़ा के बनाए हैं उनको रिमूव करने के लिए 1-2 दिन का समय मांगे, उन लोग निर्णय करके बताएंगे। और अलग से जो अवैध उसमें ठेला वगैरह लगे तो उसको निगम के द्वारा हटाएंगे। बीते रविवार देर शाम जुटबिल थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास स्थित बदन बस के ऑफिस में कुछ अज्ञात युवकों द्वारा तोड़फोड़, मारपीट और लूट की गंभीर घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार लगभग 1 दर्जन युवक जबरन ऑफिस में घुस आए और वहां मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की। इस दौरान ऑफिस में रखे चालान के करीब 1.5 लाख रुपए भी लूट लिए गए। पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले बस संचालक उपेंद्र सिंह जब अपने ऑफिस आ रहे थे, तब रास्ते में करीब 50 से 60 युवक नशे की हालत में सड़क जाम किए हुए थे। संचालक द्वारा उन्हें साइड देने के लिए कहने पर युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद संचालक वहां से अपने ऑफिस पहुंचे। कुछ देर बाद वहीं युवक बड़ी संख्या में ऑफिस पहुंच गए और तोड़फोड़ के साथ स्टाफ के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। हाँ, मैं उपेंद्र सिंह, बदन बस के संचालक, रायगढ़ के रहने वाला हूँ। मैं अभी शाम को अपनी गाड़ी से ऑफिस आ रहा था करीब 7 बजे, तो रोड के वो लोग पूरा रोड को जाम करके लोग रखे थे, बाराती थे 150 लोग। तो मैं गाड़ी वहाँ रोका, उनसे साइड मांगा। इसमें उन लोग सब दारू पिए हुए थे। वो लोग बहस करने लगे। बहस करने के बाद लोग, मेरे को इधर जाना है यार, रोड तो हटा दे। उसके बाद उसको बात करके गाली देने लगे, बोलो तुम्हारा रोड है, बाप के है, करने लगे। तब तक मेरा भी कुछ स्टाफ आ गया, तो उनको बहस हुआ तो वो लोग मारो करके वो लोग वहाँ से कूदा है। मैं वहाँ से भागा तो सीधा ऑफिस आ गया। तो वो लोग 40-50 आदमी पीछे दौड़े आ गए और ऑफिस में मेरा स्टाफ को, मैं तो भाग गया ऑफिस से निकल के बाहर पीछे तरफ। ऑफिस में तोड़ फोड़ किए, चालान के पैसे थे करीब 1-1.5 लाख रुपया, उसको लूट लिए। स्टाफ को पकड़ के ले गए, बहुत मारे, 3-4 स्टाफ को, जो थाना भी गए, अभी तो थाना में हैं। तो इस तरह से लोग बहुत बड़ा आतंक किए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।